लास्ट क्लास में हम डायमंड ड्रिल अप्रोच से कनेक्टेड मुद्दों की बात कर रहे थे, और डायमंड ड्रिल अप्रोच सीखने के बाद हमने कुछ जनरल एंट्रीज को स्टार्ट किया था। अभी थोड़ा जनरल एंट्री प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। गोल्डन रूल अप्रोच की हमने बात कर ली थी, डायमंड रूल अप्रोच से कैसे एंट्री बनती है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एंट्री मैं नोट कराते जा रहा हूँ और आप बनाते जाइए। नेक्स्ट एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड रुपीज 30,000। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड रुपीज 30,000। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट? रियल नेचर का अकाउंट है तो जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स तो इधर क्रेडिट होने वाला है। दूसरा, हमारे को 30,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपीज़ हमें रिसीव होंगे। जब 30,000 रुपये हमें मिलेंगे तो अल्टीमेटली कैश आएगा, ठीक है। और कैश भी एक रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर का अकाउंट का रूल क्या होता है? जो आए उसे डेबिट करे, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की जगह या कोई नाम होता, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, तो उसे हम क्रेडिट कर देते, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, और वो भी कितने से? बीइंग फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। चलो बच्चों अगली एंट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, रेंट पेड रुपीज 15,000। रेंट पेड रुपीज 15,000। तो फर्स्ट एंट्री हमने बनाई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने की। एंट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी एंट्री हम बना रहे हैं रेंट पे करने की। रेंट पेड रुपीज 15,000। क्या एंट्री बनेगी बेटा इस ट्रांजेक्शन में? देखो रेंट एक तो एस्पेक्ट हो गया रेंट, दूसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा कैश या बैंक। कैश मान सकते हैं हम क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं, बैंक से पे किया। तो कैश भी हमारा रियल नेचर का अकाउंट है, और दूसरा हमारा रेंट जो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर के अकाउंट का क्या रूल होता है? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये एक्सपेंस से डेबिट किया जाएगा। जबकि हमारा कैश रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, तो जो जा रहा है उसे क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। जो आता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? और उतने से ही आपका कैश कम हो जाएगा, मतलब कैश चला जाएगा। तो जो जाएगा उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट टू कैश। बीइंग रेंट पेड। डाउट लग रहा है बेटा कुछ? हाँ बोलो, क्या डाउट है?
बेटा रेंट पे करोगे किसी को, किराया। ये क्लियर हो गया सेकंड एंट्री। फर्स्ट वाली एंट्री में डाउट था, पहले ही बताना चाहिए था। हाँ बताओ क्या कहना चाहे। हाँ हाँ, तो इसमें समस्या क्या आ रही है आपको? जब किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे तो बदले में पैसा नहीं मिलेगा। बेटा मेरी बात समझो ना, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। अब एंड मैंने आपको एक ही बात बोली थी, जब भी एंट्री बनाओ तो ऐसे बनाना जैसे मैं बिजनेस हूं और मैं अपनी एंट्री बना रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जब बिजनेस असेट सेल करेगा तो वो बिजनेस कैश देगा या लेगा? रिसीव करेगा ना, हाँ या ना? अब जो खरीद रहा है, आप सेल करो, जो खरीद रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कैश पे करेगा। तो हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि सामने वाला हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है, या सामने वाला हमें दे रहा है या हम उसको पे कर रहे हैं। तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना भाई। रियल नेचर के अकाउंट में क्या रूल है कि बिजनेस में आना आता है तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। सामने वाला पर्सन हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है, या हम एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर हमें इनकम आ रही है, या हमको लॉस हो रहा है या हमको प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस को ऐसे सोचना है। अब आप क्या फील कर रहे हैं भाई, असेट्स आपकी जाएगी तो बदले में कैश नहीं मिलेगा, जो कैश आएगा तो रियल नेचर का अकाउंट है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। जा क्या रहा है फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट्स आपका कैसा अकाउंट है? रियल नेचर का अकाउंट। तो कोई भी कंफ्यूजन है किसी एंट्री में तो इमीडिएट बता दिया करो, इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले हम इसे एनालाइज करें, देखें, तब बताएं। उससे क्या होता है कि जब तक आप माइंड में कुछ चल रहा होगा, आप उसको सोच रहे होंगे, जब तक मैं कुछ अगला भी समझा चुका हूँगा। तो इसमें तो डाउट था ही था, अगले में और डाउट आ गया, तो बेहतर है उसी टाइम पर बता दो। हाँ, अगर मुझे लगता है कि आगे आपको आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली तो मैं रोक दूंगा आपको, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना कि अभी रुक जाओ, आपका इंतजार करो थोड़ा सा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपके मन में कोई शंका आ रहा है तो उसका समाधान करना जरूरी है। जो भी डाउट्स हैं उन्हें इमीडिएटली शेयर कर दो। राइट, चलो बेटा, अभी तो समझ में आ गया ना। सेकेंड एंट्री रेंट पेड 15,000 रुपये, ये क्लियर है सभी को? चलिए अगली एंट्री बनानी है बेटा, रेंट पेबल ₹10,000। 10,000 रुपये का रेंट पेबल है। पेबल का मतलब पे नहीं किया, खर्चा तो हो गया लेकिन अभी पे करना बाकी है, अभी हमें पेमेंट करना है, तो अभी ये पे नहीं किया, इट्स अ पेबल। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मुझे एक बात बताओ, किसी की प्रेमाइसेस यूज कर लिए तो खर्चा तो आपका हो गया, पेमेंट नहीं किया तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंस तो है ना। तो अल्टीमेटली जब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का पेमेंट करें या ना करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम किस में काम कर रहे हैं? बोला ड्यूल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं और मर्केंटाइल बेसिस पर हम काम करते हैं। भाई ड्यूल एंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, मर्केंटाइल बेसिस पर हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खर्चा हमने कर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो बुक्स में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस या नो? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी यहां पर? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक्सपेंस है तो उसे डेबिट करो। रेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री तो बनेगी ना, इतना पोर्शन तो हम करेंगे ही करेंगे। कितने से? 10,000 से। अब पिछली वाले केस में क्या हुआ था कि आपने कैश में पेमेंट कर दिया था, तो कैश गया था, कैश को क्रेडिट कर दिया था, हाँ या ना? अभी तो आपने कैश पे किया ही नहीं हो, तो कैश को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते। तो क्रेडिट किसको करें? बोला उस पर्सन को क्रेडिट करो जिस पर्सन की प्रेमाइजेस आपने इस्तेमाल करी है, हाँ या ना? बात सुनना पहले पूरा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उस पर्सन का नाम लिख दो, कहानी समझाऊंगा मैं आपको। हम क्या बोलते हैं, बिजनेस को जब भी कोई पर्सन कुछ देता है तो उसे गिवर को क्रेडिट किया जाता है। क्या इस बात से आप एग्री हैं? एग्री करते हैं इस बात से? हमने अपने ओनर जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसकी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल किया, तो उसने हमारे बिजनेस को क्या दिया? बिल्डिंग दिया। और कितनी वैल्यू का? 10,000 की वैल्यू का। हमने उसे रेंट पे नहीं किया ना, तो ही इज अ गिवर।
एंट्री हमें क्या बनानी चाहिए, 10,000 का हमारा खर्चा रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या लैंडलॉर्ड का नाम राम है, मोहन है, श्याम है, तो जो भी नाम है उसका नाम क्रेडिट कर दो। आप एग्री करते हो नहीं करते हो? रूल्स तो यही कहता है, रेंट डेबिट टू पार्टी। ऐसे करके हम जिस भी पर्सन ने हमें अपना प्रॉपर्टी किराए पर दिया है, जिस भी पर्सन ने अपना प्रॉपर्टी हमें किराए पर दिया है, उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करेंगे, हेलो, उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को बेसिकली हमें क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। बेटा अभी वॉइस का लेवल चेक करो आप, वैसे मेरे साइड से एकदम सही जा रहा है, आपके डिवाइस का वॉल्यूम भी एक बार इंक्रीज करके देख लो। तो मैंने आपसे क्या कर, रेंट तो डेबिट किया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब सामने वाला गिवर है तो गिवर को क्या कर दो, क्रेडिट। लेकिन याद रहे, अगर हमने गिवर को नाम से क्रेडिट किया तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या होगी कि वो एक स्पेशल क्रेडिटर है। भाई नॉर्मल क्रेडिटर तो हमारे गुड्स के लिए क्रेडिटर होते हैं, उनको तो उनके नाम से क्रेडिट करके क्रेडिटर की लिस्ट में डाल देते हैं। अब हर किसी को उसके नाम से क्रेडिट करके क्रेडिटर की लिस्ट में डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि गुड्स के लिए क्रेडिटर है या रेंट के लिए क्रेडिटर है या सैलरी के लिए क्रेडिटर है। तो इसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बिजनेस में। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नाम को यहां क्रेडिट ना करके उसके नाम की जगह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम लिख देंगे। और रिप्रेजेंटेटिव नाम क्या ठीक रहेगा आप बताओ? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट देखते ही हमको आइडिया लग जाएगा, दैट मीन्स ये वो रेंट का अमाउंट है जो हमें अभी पेमेंट करना है। बात समझ में आ गए? तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक रिप्रेजेंटेटिव नाम है, और इसीलिए आउटस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो यहां उस पार्टी के नाम को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन पार्टी के नाम को क्रेडिट ना करके, पार्टी के नाम को क्रेडिट ना करके हम क्या कर रहे हैं, बोला कि सर हम आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट कर देते हैं। राइट? अब ये एंट्री आपको समझ में आ गई कि जब रेंट हमारा पेंडिंग हो तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बीइंग रेंट पेबल, बीइंग रेंट पेबल। बोलो बच्चों बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं? अगली एंट्री, बैड डेट्स ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 रुपए के बैड डेट्स हमें देखने को मिले। एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैड डेट्स की बात करते हैं तो क्या बैड डेट्स हमारा प्रॉफिट का अकाउंट है, लॉस का अकाउंट है, कैसा अकाउंट है? लॉस का अकाउंट है। बोला बैड डेट्स एक लॉस का अकाउंट है, तो बैड डेट्स को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स डेबिट। कितने से बेटा? क्रेडिट क्या करें? बोला जो डेटर है ना, हमने मान लिया कि उसने पैसे दे दिए, दिए नहीं है उसने, लेकिन उसका अकाउंट क्रेडिट करके हम क्या कर रहे हैं, उससे गिवर मानते हुए उसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्या वो देने वाला तो है नहीं, तो बेहतर है उसके अकाउंट को हम क्या कर दें, क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। वैसे भी उसका अकाउंट डेबिट था जब वो डेटर था, और किसी अकाउंट को खत्म करने के लिए अपोजिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डेटर को तो क्रेडिट कर देंगे और लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो जब जब लॉसेस होते हैं तो उन्हें फर्दर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और इस दौरान हम मान के चल रहे हैं कि सामने वाले ने हमें पेमेंट कर दिया।
क्योंकि अब उसके बाद हमसे बैड डेट्स में डालने का मतलब हम उससे पैसे मांगने भी नहीं वाले अभी, क्योंकि जैसे ही बैड डेट्स में डालेंगे उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जिसका बैलेंस खत्म हो जाएगा उससे थोड़ी ना पैसे मांगेंगे। तो इन्होंने बोला बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। कितने से बेटा? बीइंग बैड डेट्स incurred। नेक्स्ट एंट्री, प्लांट परचेज of rupees 8 lakh and installation expenses are 60,000। प्लांट 8 लाख रुपए का परचेस किया और इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं 60,000। बेटा आपसे जनरली मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसे लेट सपोज आप कोई व्हीकल परचेस करके ला रहे हैं, राइट? तो एक तो व्हीकल का परचेज कॉस्ट होता है, जैसे हम बाइक वगैरह खरीद के लाए या कार वगैरह खरीद के लाए, फिर उस पर ऊपर से भी खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आरसी लेनी होती है उसकी। हालांकि आज के टाइम में फैसिलिटी ऐसी होती है, शोरूम में जाते हैं वो सारी चीज़ों के प्राइस आपसे चार्ज कर लेते हैं। लेट सपोज आपने 20 लाख की कार खरीदी और 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह पे खर्च किए, तो अपने अड़ोस पड़ोस में जब कार लेके आते तो पूछते हैं ना कितने की खरीदी, तो कितने का बताओगे, 20 लाख की या 22 लाख की? 22 लाख। 20 लाख की तो नहीं बताएगा ना कोई। बोला सर हम 20 लाख की क्यों बताएंगे, हम तो 2-4 लाख बढ़ा के और बताएंगे, 30-40 लाख बता देंगे, 30-35 लाख की। इतना भी नहीं चलता, क्योंकि पता चल जाता है, सबको मालूम होता है प्राइस क्या है। बट फर्क क्या होता है, मॉडल वाइज मॉडल 2-4 लाख का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता किसी भी व्हीकल में। प्लांट परचेज किया 8 लाख रुपए का, 60,000 रुपये इंस्टॉलेशन के खर्चे हमने किए, क्योंकि बिना इंस्टॉलेशन के प्लांट नहीं चल सकता। किसी भी प्लांट को आप लाके खड़ा कर दोगे चल थोड़ी जाएगा, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा ना उसका। तो इंस्टॉलेशन के खर्चे भी प्लांट के वैल्यू में ही ऐड कर दिए जाते हैं। अब ये माना जाएगा हमने प्लांट कितने खर्च खरीद लिया, 8,60,000 का। तो असेट्स कितने की हो गई आपकी, 8,60,000। तो प्लांट को डेबिट करोगे 8,60,000 से। पेमेंट आपने कितना कितना किया, 8 लाख का एक, 60,000 का एक। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी क्रेडिट कितने से होगा, 8,60,000 से। आपके बिजनेस में एक असेट्स आई, आपने उसे डेबिट किया। दूसरी असेट्स कैश कम हो गई, आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर, प्लांट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,60,000। बीइंग प्लांट परचेस। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ₹80,000 and discount given 5,000।
80,000 रुपये का कैश रिसीव किया और उसको सामने वाले को कितना डिस्काउंट दिया हमने? 5,000 रुपये। सिमरन प्लांट की एंट्री की आई थिंक बात कर रहे हैं आप। बेटा प्लांट में होता क्या है कि जब भी किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और उसके इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे, मतलब रेडी टू यूज तक के खर्च के प्लांट की वैल्यू में ही ऐड कर दिए जाते हैं। 8 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, 60,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन के खर्चे दिए, ये माना जाएगा 8,60,000 का असेट्स आप तक पहुंचा। 8,60,000 रुपये हमने डेबिट कर दिया एज अ प्लांट के तौर पर, और कैश को क्रेडिट कर दिया 8,60,000, क्योंकि आपके पास से 8,60,000 गया और 8,60,000 की एक असेट्स आ गई। जब भी कोई असेट्स आती है तो वो रियल नेचर का आइटम होता है, रूल होता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, और जब भी कोई असेट्स जाती है तो भी वो रियल नेचर का आइटम होता है। तो जैसे कैश के तौर पर, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट के तौर पर हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। जल्दी से बताओ बेटा, यही डाउट था, कोई और डाउट था? कैश रिसीव्ड की हम बात कर रहे हैं। एक डेटर से हमने 80,000 रुपये का कैश रिसीव किया और 5,000 का डिस्काउंट दिया। एंट्री बनाओ। हम्म। डेबिट या क्रेडिट ये तो बताओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डेटर को डेबिट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, डेटर क्या एक पर्सन है? क्या डेटर एक पर्सन है? और ये डेटर गिवर है या रिसीवर? आराम से रिलैक्स तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं। गिवर। और गिवर का रूल क्या होता है? गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो डेबिट नहीं करना उससे। कैश को डेबिट क्यों कर रहे हो? कैश रिसीव्ड तो है, लेकिन डेबिट। और रियल नेचर का रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इज डेबिटेड। तो कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट एक लॉस का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल लॉसेज आर डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और डेटर बेटा गिवर है, डेटर का बैलेंस दे नहीं रखा। अब एक बात बताओ बेटा, सोचो थोड़ा, कि जब आपसे मुझे 80,000 रुपये लेने, सॉरी 85 लेने, और 85 की जगह मैंने कहा 80 दे दो, 5,000 रुपये का डिस्काउंट, तो आपका बैलेंस तो 85 का होगा ना। तो आप कितने रुपए से गिवर थे? 85,000 से। मैंने आपको डिस्काउंट कितना दे दिया? 5,000 का, तो वो डेबिट हो गया, मेरा लॉस हो गया। और 80,000 मुझे कैश मिल गया, जो कि मैं क्या कर देने वाला हूं? डेबिट कर देने वाला हूं। राइट। तो एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, ठंडे दिमाग से रूल्स को एनालाइज कर लो। कोई भी एंट्री को पुरानी रटी हुई नॉलेज से मत बनाना, क्योंकि अभी जल्दी बना दोगे ना। रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना। रूल्स के अकॉर्डिंग में क्या रहेगा? आपको 4 से 10 दिन प्रॉब्लम रहेगी मैक्सिमम, फिर आपकी आदत बन जाएगी। अभी मैं कोई फास्ट करा भी नहीं रहा हूं, बड़ी स्लोली स्लोली आराम आराम से करा रहा हूं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक बार आदत बन जाती है तो फिर आप बहुत ज्यादा नहीं भी सोचते तो भी रूल के अकॉर्डिंगली आप चल रहे होते हैं। तो जब तक अब ये एंट्री आप बनाओ तो कोई भी एंट्री विदाउट रूल मत बनाना। अब रूल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो कैश हमारा एक रियल नेचर का अकाउंट है, आ रहा है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 80,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 5,000। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और अगला अकाउंट हमारा क्या रहेगा बेटा? टू डेटर। कितने का डेटर खत्म हो जाएंगे? 80। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। यहां तक बताइए बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंट्री।
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹90,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए का कैश डिपॉजिट किया बेटा? 90,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास से कैश जा रहा है या आपके पास कैश आ रहा है? आपके पास से कैश जा रहा है ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। तो इतना तो कंफर्म हो गया, कैश तो क्रेडिट होगा, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन हम दोनों रूल्स को देखते हुए चलेंगे। सॉरी, कैश क्रेडिट होगा ना, तो ये हम क्या करने वाले हैं? टू कैश। कितने से? 90,000 से कैश को हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब कैश को जमा कराओगे बैंक में, तो बैंक एक एंटिटी है और बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को हमने पैसे दिए, तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया ना। यस है नो? तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट। मैंने आपको ये भी बोला था कि कैश और बैंक को एक जैसा भी ट्रीट कर लोगे ना, तो भी एंट्री सही बनेगी आपकी। दोनों को रियल अकाउंट भी ट्रीट कर लो आप, तो बैंक आ रहा है, कैश जा रहा है, तो भी डेबिट ही होगा बैंक अकाउंट आपका। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? लेकिन एक्चुअलिटी में बैंक का जो बैलेंस होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो एक एंटिटी के पास पैसा हमारा जमा होता है। राइट? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, being cash deposited into बैंक। अगली एंट्री की बात करें बेटा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर in firm cash 1 lakh, furniture 50,000 और गुडविल 50,000। एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी फर्म में, बाय पार्टनर बी कर लो बेटा। इसे पार्टनर का नाम क्या रख देते हैं? बी। पार्टनर बी इन फर्म, कैश में 1 लाख रुपए, फर्नीचर दिया 50,000 रुपए का, और साथ ही साथ में बच्चों गुडविल लगा दी कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। बनाओ एंट्री। तैयार हो गए? कैश, फर्नीचर एंड गुडविल।
बेटा एक बात बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, इनफ्लो है ना कैश का। फर्नीचर का भी इनफ्लो है, दोनों ही रियल नेचर के अकाउंट है। तीसरा है गुडविल, गुडविल भी असेट्स का अकाउंट है और रियल नेचर का अकाउंट है, इंटेंजिबल असेट्स है, ये भी आ रही है। पार्टनर आ रहा है तो उसकी गुडविल आ रही है, तो तीनों असेट्स हो गए, तीनों को डेबिट करेंगे। और पार्टनर गिवर है, और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हमने वैसे तो पार्टनर का नाम बी लिखना चाहिए था, टू बी, बट बी ना लिख करके हम उसकी जगह लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। जब एक ही पर्सन बिजनेस करता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, जब एक से ज्यादा पर्सन बिजनेस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उनके नाम के आगे कैपिटल लगा देते हैं, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का? 2 लाख से बी की कैपिटल हो जाएगी, 1 लाख का कैश, 50,000 का फर्नीचर, 50,000 की गुडविल। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। यहां तक हो गया बेटा?